हेलो गाइस एंड वेलकम टू जीएस फौजी। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम सभी ज्योग्राफी का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है पर्वत श्रेणियों से, तो उसके विषय में आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं। और जो तथ्य पूछे गए हैं अभी तक किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में, तो उनकी ही विषय में हम सभी चर्चा करेंगे, क्योंकि सारा सब कुछ पढ़ाना वो अनुपयोगी होगा। तो जो पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, उसी के विषय में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम चर्चा करें सबसे पहले अगर हम लोग अरावली पर्वत श्रेणी से शुरुआत करते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी से, तो इनमें देखिए इन सभी में केवल तथ्य हैं जो कि आप लोग को याद रखने हैं। कि जैसे ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है। ये क्या है? ये एक अवशिष्ट पर्वत है। और जो इसका विस्तार है, इसका विस्तार वो गुजरात के पालनपुर कहाँ? पालनपुर गुजरात, फिर आपका ये राजस्थान, फिर आपका हरियाणा, और फिर आपका ये दिल्ली, ये इसका विस्तार है। और दिल्ली में ये रायसेना हिल, और इसी रायसेना हिल पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो उदयपुर है, राजस्थान का उदयपुर में इसे हम जरगा पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम जरगा पहाड़ी बोलते हैं। इसे जरगा पहाड़ी बोला जाता है। और फिर जो हमारा अलवर है, अलवर में इसे हम हर्षनाथ पहाड़ी बोलते हैं। अलवर में हर्षनाथ पहाड़ी। और टोडगढ़ में इसे हम मारवाड़ पहाड़ी, ये इसके नाम हैं। अब अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कि कहाँ है? जो कि है माउंट आबू। और इसी माउंट आबू में जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर भी यहीं पे स्थित है। अब अगर हम और चर्चा करें तो इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें, गुरु शिखर की ऊंचाई, तो ये आपका है 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और साथ ही साथ देखिए, अगर ये हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है, तो इसका ये जो उत्तरी भाग है, जो ऊपर का भाग है, वो कंकरीला और रेतीला है। ये रेतीला है, कंकरीला है। और जो नीचे का भाग है, जो दक्षिणी भाग है, वो हरा भरा रहता है। और अरावली के बाएं से दो नदियाँ निकलती हैं। एक लूनी नदी निकलती है। अब कुछ तथ्य हम इस लूनी नदी के बारे में देख लेते हैं। ये एक अंतर्वाही नदी है। कौन सी नदी है? ये एक अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही नदी का मतलब होता है कि जो नदी अपना जल सीधे समुद्र में नहीं गिराती। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा बोलते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। लूनी नदी को ही रेगिस्तान की गंगा बोलते हैं। अगर लूनी नदी की अगर सहायक नदियों के बारे में बात करें तो जवारी, बूंदी, खारी और सुरसती,
सुरसती, सरस्वती और सुरसती में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये सुरसती नदी है। सुरसती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो अजमेर शरीफ है, तो अजमेर में जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील, यहाँ से इसका उद्गम होता है। पुष्कर झील से सुरसती नदी का उद्गम है। और दूसरी जो नदी जो बाएं सिरे से निकलती है वो है माही नदी। माही नदी ये आपकी बाएं तरफ की नदियां हैं। और अब अगर हम दाएं तरफ की नदियां देखें तो दाएं तरफ में ये आपकी आती है बनास नदी। और बनास नदी आगे जा कर के चंबल में विलीन हो जाती है, चंबल में विलय हो जाती है या विलीन हो जाती है, चंबल में विलीन हो जाती है। तो इतने तथ्य हैं जो कि आप लोग को अरावली से याद रखने हैं। और इसके अलावा कोई भी तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है जो अभी तक किसी न किसी पेपर में पूछा गया हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो जैसा कि इसमें अरावली में मैंने बताया कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार, देखिए कुछ इस तरीके से ये है आपका छोटा नागपुर पठार। फिर इसके ऊपर ये आपका पड़ता है हजारीबाग, और उसके नीचे ये है आपका रांची का पठार। ये क्या है? तो ये आपका हजारीबाग पठार, ये है आपका छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, और ये है आपका रांची का पठार, ये है आपका रांची का पठार। तो अब अगर हम बात करें तो जो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी वो है पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। और यहीं पर जो पारसनाथ है, यहीं पर जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। शिखर जी जैन मंदिर। देखिए जो अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी थी गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में थी, तो वहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर था। और जबकि छोटा नागपुर पठार में जो पारसनाथ है जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर शिखर जी जैन मंदिर है। तो ये आपको तथ्य याद रखने हैं। साथ ही साथ हम यहाँ अगर ये देखें कि छोटा नागपुर पठार है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें से सोन नदी हो गई, उद्गम नहीं मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से जो हो करके गुजरती हैं, सोन नदी हो गई, और फिर आपकी महानदी हो गई, फिर आपकी दामोदर नदी हो गई, फिर स्वर्ण रेखा नदी, ये आपकी नदियाँ हो गई, महत्वपूर्ण नदियाँ जो यहाँ से होकर के गुजरती हैं। तो अब अगर हम बात करें तो जो दामोदर नदी है, ये जो दामोदर नदी है, ये यहाँ की सबसे लंबी नदी है, और जो स्वर्ण रेखा नदी है वो दूसरी सबसे लंबी नदी है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो स्वर्ण रेखा नदी पर ही एक बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है जिसे हम बोलते हैं हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर ही है। साथ ही साथ स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही एक शहर है जो कि है जमशेदपुर भी जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? स्वर्ण रेखा के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ ये है। और ये जो छोटा नागपुर पठार है
ये जो खनिजों की दृष्टि से काफ़ी धनी है। छोटा नागपुर पठार खनिजों की दृष्टि से धनी है। और यहीं पर जो छोटा नागपुर पठार है, यहीं पर देखिए ये जो पठार है ना, ये आपका छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल, फिर इधर आपका झारखंड, ये पूरा एरिया मिला करके बनता है। तो यहीं पर एक ज़िला है जो कि कोडरमा ज़िला है, कोडरमा ज़िला। तो ये जो कोडरमा ज़िला है ना, इसे हम अभ्रक नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसे हम अभ्रक नगरी बोलते हैं। और फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और फिर साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो कोडरमा ज़िला हो गया, अभ्रक नगरी, जमशेदपुर बसा हो इसके किनारे। और हाँ, इतना जो प्रश्न है वो आपका छोटा नागपुर पठार से बनता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका विंध्य श्रेणी। अब अगर हम बात करें तो विंध्य श्रेणी से शुरू करते हैं। विंध्य श्रेणी देखिए, अगर आप लोग मैप में देखिएगा ना, तो जो अगर जैसे ये इस प्रकार से अगर हम बनाए ना, तो यहाँ पर आपका ये पड़ता है अरावली, ये है आपका अरावली। फिर इस तरीके से ये आपका विंध्य, और इसी के नीचे आपका पड़ता है सतपुड़ा। और चूँकि दो पर्वतों के बीच का जो स्थान है ना, उसे हम करते हैं भ्रंश घाटी, उसे हम कहते हैं भ्रंश घाटी। तो ये हो गया आपका विंध्य, ये है विंध्य, ये है आपका सतपुड़ा। तो इन दोनों नदियों मतलब इन दोनों सतपुड़ा और विंध्य के मध्य में जो भ्रंश घाटी है, यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। और इसके नीचे से निकलती है ताप्ती नदी, ताप्ती बोलें या तापी बोलें। तो विंध्य के नीचे मतलब विंध्य के दक्षिण से जो है नर्मदा नदी निकलती है, और सतपुड़ा के दक्षिण से ताप्ती नदी निकलती है। तो अगर प्रश्न ये बनता है कि भ्रंश घाटी की नदियाँ कौन कौन सी हैं, भ्रंश घाटी की नदियों की अगर बात करें तो नंबर 1 आपका हो गया नर्मदा, नंबर 2 हो गया आपका तापी, और नंबर 3 आपका हो गया दामोदर। चूँकि दामोदर भी तो देखिए, दामोदर कहाँ से निकल रही थी? दामोदर यहीं से तो निकल रही थी, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। चूँकि एक तरफ हजारीबाग है और दूसरी तरफ रांची का पठार है, तो ये भी भ्रंश घाटी की ही नदी है। प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए निम्न में से कौन सी एक भ्रंश घाटी की नदी नहीं है? 3 ये नाम दे देगा और चौथा कोई और नाम दे देगा, आपको उसमें से पहचानना होगा। तो अब अगर विंध्य श्रेणी की बात करें तो इसका जो विस्तार है, इसके अगर हम विस्तार की बात करें तो विस्तार इसका मिलेगा आपको गुजरात, फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़ और ये आपका बिहार। ये इसका विस्तार है। और इसके कुछ नाम भी हैं, जैसे गुजरात में इसे जोबट हिल बोलते हैं, गुजरात में इसे जोबट हिल बोलते हैं, और बिहार में इसे कैमूर हिल बोलते हैं, बिहार में इसे कैमूर हिल बोलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें, सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो उसे कैमूलर हिल या इसका एक और नाम है जो कि है सद्भावना शिखर। और इसकी जो ऊंचाई है वो 752 मीटर है, इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। और एक प्रश्न ये भी आपसे बनता है कि जो विंध्य श्रेणी है, ये जो
उत्तर भारत को दक्षिण भारत से प्राकृतिक रूप से अलग करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से प्राकृतिक रूप से अलग करता है। प्राकृतिक रूप से अलग करता है। ये आपका हो गया विंध्य श्रेणी। और ये तो मैंने बता ही दिया कि विंध्य के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है और विंध्य के दक्षिण में ही नर्मदा नदी भी बहती है। ये आपकी नर्मदा नदी हो गई, ये आपका विंध्याचल है और ये आपकी नर्मदा नदी हो गई बहती है। फिर विंध्य के दक्षिण में नर्मदा नदी भी है और विंध्य के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी भी है। सतपुड़ा के दक्षिण में आपकी ये ताप्ती नदी बहती है। ये जो बह रही है ये आपकी ताप्ती नदी बह रही है। ये आपकी ये नर्मदा है, ये आपकी ताप्ती है। तो ये विंध्य श्रेणी से आपकी बात होगी। अब अगर हम लोग अब सतपुड़ा की अगर बात करें, सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी की अगर बात करें तो काफ़ी ये छोटा ही रहेगा। तो सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो देखिए, ये जो विंध्य श्रेणी, ये विंध्य श्रेणी, ये क्या है? विंध्य श्रेणी है और उसी के दक्षिण में ये आपकी क्या हो गई? सतपुड़ा हो गई। तो विंध्य और सतपुड़ा, इन्हें हम ये कह सकते हैं कि मध्य भारत की जो है माउंटेन रेंज हैं। तो अब अगर हम सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा का जो विस्तार है, तो ये अगर आपकी सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा है मान लीजिए, तो इसका जो ये जो पश्चिमी जो भाग है ये है राजपीपला, इसे बोलते हैं राजपीपला, इसे हम राजपीपला बोलते हैं, राजपीपला हिल हो गया। और ये जो मध्य का जो भाग है, जो मध्य का भाग है, इसे हम महादेव पर्वत, इसे महादेव पर्वत। और फिर ये जो पूर्वी भाग है, ये जो पूर्वी भाग है ये है आपका मैकाल रेंज। ये क्या है? तो ये आपका हो गया मैकाल रेंज। तो अब अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो देखिए, ये जो महादेव पर्वत है ना, जो महादेव पर्वत है, इस महादेव पर्वत पर पंचमढ़ी स्थित है, पंचमढ़ी स्थित है। और इसी पंचमढ़ी को हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी बोलते हैं। और इसी पंचमढ़ी पर ही धूपगढ़ स्थित है, धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़ चोटी है, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। तो चाहे बोले सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो उसका उत्तर धूपगढ़ है, चाहे पूछे महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तब भी धूपगढ़ है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये आपका 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर। अब इसके साथ ही साथ जो मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज, तो मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है अमरकंटक, अमरकंटक। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1065 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो प्रश्न अगर आपसे ये पूछे कि बताइए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, तो धूपगढ़, और पूछे सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सेकंड सबसे ऊंची चोटी, तो आपकी हो जाएगी अमरकंटक, अमरकंटक। और धूपगढ़ ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। तो ये आपका हो गया सतपुड़ा। अब अगर हम लोग बात करें, देखिए अरावली हो गया, फिर विंध्य हो गया, और फिर ये आपका जो है सतपुड़ा हो गया। अब अगर हम लोग थोड़ा सा
बात करें मालवा के पठार की, अगर हम लोग बात करें तो देखिए मालवा के पठार में ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। देखिए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं ना वो केवल इन्हीं 3 से बनते हैं। अब कुछ मालवे के अगर हम लोग मालवा का पठार से बात करें, मालवा का पठार, तो जो मालवा का पठार है तो जो मैंने यहाँ पर फिगर बनाया था, देखिए ये जो है ना ये था आपका अरावली, ये क्या था, ये आपका था अरावली और ये था विंध्य। तो अरावली और विंध्य के मध्य में, अरावली और विंध्य के मध्य का जो भाग है ना यही आपका मालवा का पठार कहलाता है। ये क्या है आपका, ये आपका मालवा का पठार है, मालवा का पठार विंध्य और अरावली के मध्य में। तो अगर इसकी सीमा की बात करें मालवा का पठार में, तो इसकी जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा, इसकी जो उत्तरी सीमा है वो है आपका अरावली, वो क्या है, तो वो है आपका अरावली। और इसकी अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करें, दक्षिणी सीमा की बात करें तो दक्षिणी सीमा ये आपकी है विंध्य, विंध्य, विंध्य श्रेणी इसकी दक्षिणी सीमा की है। और इसकी जो पूर्वी सीमा है, जो इसकी पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा तो वो है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ये इसकी पूर्वी सीमा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बनता है जैसे कि जो चंबल और सहायक नदियां हैं वो मालवा के पठार को अपरदित करती हैं। जो चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो मालवा के पठार को अपरदित करती हैं। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर लूँ तो हो गया, ठीक है। तो मालवा के पठार में बात हो रही थी कि जो चंबल व उसकी जो सहायक नदियां हैं, चंबल और उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां वो मालवा के पठार का क्या करती हैं, अपरदन करती हैं, मालवा के पठार का अपरदन करती हैं। अपरदन, अपरदन का मतलब समझिए आप मिट्टी को काटना, जो नदियाँ हैं इसकी मिट्टी को काटती हैं, तो इसे जो है नलिका अपरदन बोलते हैं, नलिका अपरदन, नलिका अपरदन। और चूँकि नलिका अपरदन होता है तो ये क्या होता है, सूखने पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, सूखने पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, सूखने पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, सूखने पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो ये आपका मालवा का पठार हो गया। अब अगर हम कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करें, ठीक, अगर हम कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करें जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि कभी कभी नॉर्थ ईस्ट के जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ उनके विषय में पूछ लेता है, हमें मध्य भारत और पूर्वी पठार और जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट है इसके विषय में तो पता होता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हैं उनके विषय में इतनी जानकारी हमें नहीं होती। तो वो अगर हम यहाँ पर देख लेंगे, जैसे कि जो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, पहले अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं तो एक आपकी होगी मिरी, देखिए माँ से मिरी और माँ से मिशमी, मिरी और मिशमी, मिरी मिशमी। फिर आपकी आती है डाफला है, एक डाफला है, फिर एक आपका अराबी है और फिर आपका पटकाई बूम है, पटकाई बूम है। और फिर अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय की आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया,
गारो, खासी और जयंतिया। फिर अगर हम असम की बात करें, असम में तो आपकी है रैगमा और मिकिर पहाड़ी, रैगमा और मिकिर पहाड़ी, रैगमा और मिकिर पहाड़ी। ये हो गई आपकी असम की रैगमा पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी। फिर अगर हम लोग बात करें मणिपुर की, मणिपुर की तो मणिपुर की आपकी आती है लैमा तोर, लैमा तोर पहाड़ी। और फिर अगर हम नागालैंड, नागालैंड की बात करें तो ये नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। और फिर मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम की है मिज़ो पहाड़ी, मिज़ोरम की मिज़ो पहाड़ी। और फिर लास्ट एक है वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में दो हैं, एक आपकी भुवन पहाड़ी और दूसरी आपकी है पूर्वांचल पहाड़ी, पूर्वांचल पहाड़ी। तो अधिकतर प्रश्न पूछ लेता कि बताइए पूर्वांचल पहाड़ी कहाँ है, और पूर्वांचल पहाड़ी नाम दे करके वो ऑप्शन में जो पूर्वांचल के जो एरिया हैं वो नाम दे देगा, तो लोग स्टूडेंट जो भी हैं वो वही उत्तर लगाते हैं। जबकि पूर्वांचल की पहाड़ी कहाँ है तो त्रिपुरा में है। एक लास्ट एक बच रहा है दक्कन का पठार, अगर वो भी देख लें, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तो अगर दक्कन की पठार की बात करें तो इसका जो विस्तार है तो वो आपका जो फैलाव है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु और फिर आपका ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर आपका कर्नाटक, कर्नाटक, और आपका ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, नहीं पश्चिम बंगाल नहीं, बस इतना ही। ये आपका हो गया एरिया जो कि दक्कन का पठार है। एक प्रश्न यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है कि जो दक्कन का पठार है यहाँ की जो चट्टानें हैं वो किस युग की हैं। तो यहाँ के जो चट्टानें हैं वो क्रिटेशियस युग की हैं, क्रिटेशियस युग, क्रिटेशियस युग की यहाँ की चट्टानें हैं। और फिर जो क्रिटेशियस युग की चट्टान का निर्माण जो है, निर्माण उनका निर्माण लावा से हुआ है, जो ज्वालामुखी का लावा है ना, ज्वालामुखी का लावा, उससे इसका निर्माण हुआ है। और इनके जो अपरदन से ही, ज्वालामुखी के अपरदन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी जीवाश्म रहित होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं, काली मिट्टी जीवाश्म रहित होती है। जो इसका एरिया है वो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। और लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि जो यहाँ पर चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, तो युग होगा कि जो है क्रिटेशियस युग की चट्टानें हैं। कौन सी? तो बेसाल्ट की चट्टानें। किसकी? बेसाल्ट और जो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये आपका जो भी ये जो आधे घंटे की लगभग जो क्लास हमारी हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसे आप लोग बार बार रिवाइज़ कीजिएगा और इसका जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोग इसे एक बार पढ़ने के बाद में ना, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो चाहे UP SSS का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि UPSC जो प्री के भी एग्ज़ाम है ना, वहाँ से आप लोग मिलाइएगा
आपको ज़रूर मिलेंगे। यूपी पीसीएस हो या आरओ एआरओ हो या लोअर पीसीएस हो या आपका यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भी आपको आप प्रीवियस ईयर मिला के देखिएगा, यहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।